अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो यार, पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। जो कि सेक्स को इस तरह से लेकर चलते हैं कि वो एंड में दोनों में से कोई एक ही बचता है। जैसे अब एक इंडियन कपल है कराची में, अ, उस शांति नामी औरत को उसके खावंद ने ही जिनसी तशद्दुद करके उसको मौत की घाट उतार दिया, मौत के मुंह में वो चली गई। अगर किसी लड़की के साथ कोई ऐसा वाकया होता है या घरों में कोई मैरिड कपल के दरमियान ऐसा कोई रिलेशन चल रहा है जो कि टॉर्चर की हद तक जाता है, तो लड़की अपने आप को किस तरह से रख सकती है बचाकर, या किस तरह से अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो लड़की अपने आप को कैसे मतलब सरवाइव करे, वो या वो क्या करे कि वो उसका ज्यादा उसका नुकसान ना हो कि वो मरी जाए। बेटा, ये आपने बहुत ही सेंसिटिव हाँ एक जी, टॉपिक दिस इज अ उठाया है एंड सेंसिटिव आई एम टॉपिक। ग्लैड कि यू आस्क्ड मी दिस। ये किसी चैनल पे ये बातें नहीं होती। बेटे, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं बहुत यंग थी जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गायनी बन गई थी। जी। और उस वक्त से मैं पब्लिक सेक्टर में हूँ, मैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में ऑपरेट करती रही हूँ। और दिन रात हमारे पास सेक्सुअली अब्यूज लड़कियां आती थी जिनकी वजाइना टोन होती थी ऊपर तक पे, जो रास्ता वजाइनल स्किन जो कि डायरेक्ट पेट में एंटर होती है, फोर्नेसिस हम उसको कहते हैं, वहां बड़े बड़े टीयर्स आए होते थे। वो इतना ब्लीड करके आती थी कि हमें 5-6 बोतलें खून की उनको लगानी पड़ती थी। और ये सेक्सुअली अब्यूज्ड, ये ऐसी नहीं है कि वो विक्टिम है और किसी कल्प्रिट ने उनको रेप किया है, ये उनकी वेडिंग नाइट पे होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि फिजियोलॉजी और एनाटमी बॉयज को भी सिखानी चाहिए और गर्ल्स को भी बतानी चाहिए। बॉयज को बताना चाहिए कि उनको कितना जेंटल होना चाहिए। ठीक है, ये जाहिल लोग जानवरों की तरह बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं और वो बेचारी नाइव 15 साल की, 16 साल की, 18 साल की बच्चियों की लोग शादी कर देते हैं। उनको क्या पता, उन्होंने तो सोचा भी नहीं होता कि ये होना है हमारे साथ। ठीक है, ये तो आप एजुकेटेड लड़कियों की बात कर रही है ना कि वो कैसे बचे और क्या करें। उनको तो पता ही नहीं है कि अभी ये करने क्या लगा है मेरे साथ। दे हैव नेवर बीन टोल्ड बाय देयर मदर्स और फादर्स और देयर इज सिस्टर्स। नो सच अवेयरनेस। अपनी बच्ची का जाके हाल पूछें कि उसने क्या किया। बाप जो है अपने दामाद को प्राइवेसी में ले जाके कहे कि मेरी बेटी के साथ जेंटली करना, जो कुछ भी तुमने करना है उसको बोलो भी उसके साथ जेंटली। वो तो कांटेक्ट ही नहीं करता अपने दामाद के साथ, वो तो सर पे बैठे होते हैं आके। आपने पाल के कंधों पे बिठा के उसको पाल पोस के उसको चूम चूम के उसको अपनी एक फूल जैसी बेटी को आप किसी के हवाले कर रहे हैं। आप उसके साथ एक सेशन तो करें। बाप को दामाद के साथ बैठ के प्राइवेसी में एक सेशन करना चाहिए कि मेरी बेटी इस चीज की आदी है, वो इस तरह मैंने पाली है। उसके साथ जानवरों का बिहेवियर मत करना। हर बच्ची को एजुकेट होना चाहिए इसके बारे में। और जिसको हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं, वो सेक्स एजुकेशन नहीं है, उसका नाम बिल्कुल गलत है। आई थिंक उसको बताना चाहिए फिजियोलॉजिकल एजुकेशन के फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी क्या है। ठीक है, राइट। आपने फिजियोलॉजिकली अपनी बॉडी को कैसे लेके चलना है। फिर जब शादी होती है तो इसको सेक्स एजुकेशन नहीं, इसको एजुकेशन अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ ये कहना चाहिए। ये जो जो उसका मिसनोमर है ना, ये नहीं होना चाहिए कि जी ये सेक्स है। इट इज नॉट sex education, it is the education of physiology of what is going to happen when a male and a female is going to produce a child. ठीक है ना, राइट। तो राइट। इसका नाम ही गलत है। उससे लोग एकदम हो जाते हैं कि अच्छा ये पता नहीं क्या पढ़ाने लगे हैं। ठीक है, That seems to be something vulgar or something like that. यस, इट्स नॉट वल्गर। ये जो एजुकेशन है ये तो बेटे को बाप को समझानी चाहिए और बेटी को माँ को समझानी चाहिए। True. तो आप जो ये मंथली रेगुलरिटी की बात कर रही हैं, इसमें पहले तो माओ को, अच्छा, माएँ कभी नहीं बताती इसके बारे में। स्कूल के क्लास फेलो से पता चलता है या गूगल से पता चलता है। माँ को गोद में बिठा के 9-10 साल की उम्र पे बच्ची को बता देना चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माँ को पहले खुद को एजुकेट करना है। हमें नायलॉन के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, पॉलिएस्टर के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने। अब जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इस मंथली रेगुलरिटी में जो यूज किए जाते हैं, वो ज्यादातर पॉलिएस्टर है। उसके अंदर जो रुई है वो भी पॉलिएस्टर है। तो एक बात मैं इधर भी करूंगी कि आजकल बच्चों को जो पैम्पर्स लगाए जाते हैं, दैट इज ऑल प्लास्टिक Oh. और इट इज एंटरिंग देयर बॉडी। तो ये शुरू से ही प्लास्टिक्स पे डाल दिया है उनको। So, पर बच्चों के लिए जो पैम्पर्स है उसकी जगह आप क्या कपड़े का इस्तेमाल करें या खुद बिल्कुल, से बनाएं? देखिए मेरी बेबी बेटी पैड्स। के लिए एक स्पेशल तरीका है। आप उसके लिए कॉटन के कपड़े जो कि एब्जॉर्बेंट हो, उनका एक तरीका है।
आप कभी मुझे बुलाएं तो मैं प्रैक्टिकली बता दूंगी कि Please, वो please. सेंटर में We are surely going to have another session with यस you. वो सेंटर में सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और उसको आप उसके बाहर एक कोई नायलॉन का उसको जो पैंटी है पहना दें कि वो लीक ना लेकिन करे, फर्स्ट लेयर नहीं होनी नहीं चाहिए होनी जो चाहिए। स्किन को टच करती है। जो स्किन को टच करती है। एंड ठीक। दिस इज व्हाट आई एडवोकेट फॉर यंग गर्ल्स। उनको ये प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें पॉलिएस्टर है या इस किस्म की कोई और चीजें हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपकी मेल की बॉडी है उसका पेट पूरा क्लोज्ड है। आपके लिए भी ये एक नई न्यूज होगी कि हमारा जो एब्डोमेन है इट इज ओपन थ्रू वजाइना, थ्रू यूट्रस, ट्यूब्स, और ट्यूब्स में सुराख है और नीचे से जर्म्स वो हमारे पेट में ट्रेवल कर सकते हैं। तो प्लीज मैं बच्चियों को ये कहूंगी कि साफ कपड़ा लें। वो जो सबसे गंदा कपड़ा घर में मौजूद होता है ना, दे यूज इट फॉर एब्जॉर्बिंग द ब्लड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉश करके कपड़े का जर्म फ्री, बिल्कुल जर्म फ्री आप जो है वो यूज करें और बेशक उसको दोबारा धो के सुखा लें, या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो दिस इज द हेल्दीएस्ट फॉर्म के कॉटन इस्तेमाल करें और उसको वॉश कर लें फिर से। उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। उसके नॉर्मल बच्चे कंसीव हुए हैं, उसने नॉर्मल तरीके से बच्चे पैदा किए हैं, ठीक है। तो इन बच्चों में एग्जांपल है जी, लुई ब्राउन के नॉर्मल डिलीवर हुए हैं और नॉर्मली शी इज 47, यूके में वो रहती है और वहां पे उसकी अम्मी फौत हो गई हैं, लेस्ली ब्राउन, जो कि सबसे पहली आईवीएफ मदर थी। लेकिन वो जिंदा है, उसके 4 या 3 बच्चे उसने नॉर्मली कंसीव। जो शाहरुख खान है उनका जो तीसरा बेटा है, आई थिंक ही इज आल्सो अ टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, या तो वो जेंडर सिलेक्शन करना चाहते होंगे कि एक बेटा ही अब आ जाए, ऐसा भी या हो सकता है? कुछ, हाँ बिल्कुल ऐसे हो सकता है। और आईवीएफ का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके जो मरूसी डिजीजेज होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, हम जब मरूला की स्टेज पे वो पहुंचता है और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यानी इनर सेल मैस, बच्चे का हिस्सा अलग हो जाता है और प्लेसेंटल टिश्यू अलग हो जाता है। तो हम प्लेसेंटल, जिसमें से प्लेसेंटा बनना है, हम उसमें से टीज करके लेजर के साथ एक सेल उतार लेते हैं और उसको हम कहते हैं बायोप्सी। फिर हम लैब में चेक करवाते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है ये बेटा है कि बेटी है। उसमें कोई मरूसी बीमारियां, हम 21 बीमारियां चेक कर सकते हैं उसमें, और वो मरूसी बीमारियां चेक करके, जैसे ट्राइसोमी है, ये जैसे जिसको हम मोंगोलिज्म कहते हैं, बहुत सी डिजीजेस जो हैं वो उसमें डायग्नोज हो सकती हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।